नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे 27 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो इसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ली सिफेंग ने। तो चाइना के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ली सिफेंग। तो उन्होंने मलेशिया मास्टर्स 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है। अब ये प्रतियोगिता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फाइनल में भारत के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत, वो पहुंच गए थे, लेकिन वो फाइनल हार गए थे चाइना के खिलाड़ी ली सिफेंग से। तो दोस्तों, पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत उप विजेता रहे हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था, ये मलेशिया के बुकिट जलील नामक स्थान पर हुआ था। इस प्रतियोगिता का आयोजन किसने करवाया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी VWF के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है। 2025 के विजेता कौन कौन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो मेंस सिंगल्स को तो अभी हमने डिस्कस ही कर लिया है कि चाइना के ली सिफेंग ने इसको जीता है, जबकि वोमेन्स सिंगल्स का जो खिताब है ये चाइना की वांग जी ई ने जीता है। ठीक है, बाकी पुरुष और महिला युगल को आपको याद नहीं रखना है। अगर पूछेगा तो पुरुष एकल और महिला एकल पूछ सकता है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इनको भी नोट कर सकते हैं। बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी VWF की। तो यह दुनिया की बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि दुनिया में बैडमिंटन की जो गवर्निंग बॉडी है या उसको रेगुलेट करने वाली संस्था है वो कौन है? VWF। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं खुन इंग पटामा और इसके मेंबर कितने हैं? 202। तो इस प्रकार से हमने मलेशिया मास्टर्स प्रतियोगिता 2025 को डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 78वें कांस फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो देखिए दोस्तों, हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया जाता है। तो 2025 में इसका 78वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कांस फिल्म महोत्सव हर साल फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जाता है और इस समारोह को 1939 में शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके कारण इसे रद्द कर दिया गया। फिर इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। 2025 में इसका 78वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस बात को आप जरूर नोट करें क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 2025 में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में माना जाता है पाल्मे डी ओर का। तो जो पाल्मे डी ओर पुरस्कार है ये दिया गया है जाफर पनाही को और इनकी फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो इसके लिए उन्हें पाल्मे डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड मिला है जोआचिम ट्रायर को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है क्लेवर मैंडोका फिल्हो को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नादिया मिलेटी को, उनकी फिल्म द लिटिल सिस्टर के लिए। और बेस्ट एक्टर बने हैं वैगनर मोरा और उनकी फिल्म है द सीक्रेट एजेंट, इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा दोस्तों विशेष पुरस्कार दिया गया है वी गान को और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है जीन पियरे और ल्यूक डार्डेन को यंग मदर्स फिल्म के लिए। तो ये 2025 के विनर हैं, नोट कर लें। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस और पाल्मे डी ओर पुरस्कार जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। तो दोस्तों, अभी खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है और 2025 में इसका आयोजन पहली बार किया गया है, यानी कि ये गेम्स पहली बार आयोजित किए गए हैं इंडिया में।
तो 19 से 24 मई तक इनका आयोजन किया गया है। और इनका आयोजन कहाँ किया गया है? घोगला बीच और द्वीप बीच में, जो कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए हैं, तो ये दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप में आयोजित किए गए हैं। इसका मस्कट क्या रहा है, शुभंकर क्या रहा है? तो पर्ल इसका मस्कट रहा है, जो कि एक डॉल्फिन है। और ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजित किए गए हैं, इनमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए थे? तो इसमें पैनकेक, सिलॉट, बीच सॉकर, सैपक टकराव या किक वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और तैराकी, इन सभी खेलों को इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा 2 इसमें प्रदर्शन खेल भी शामिल किए गए थे, तो रस्साकसी और मलखंभ, तो ये 2 प्रदर्शन खेल थे। तो जो प्रदर्शन खेल इसमें शामिल किए जाते हैं, इसमें मेडल नहीं दिए जाते हैं। बाकी जो प्रतिस्पर्धी खेल होते हैं इनमें मेडल दिए जाते हैं, प्रदर्शन खेलों में मेडल नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों, इन खेलों में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे इंडिया के, जिसमें 811 एथलीट शामिल थे। दोस्तों, मेडल टैली की यहाँ पर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर है मणिपुर, जिसने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और टोटल 14 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, जिसने 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज और टोटल 20 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर रहा है नागालैंड, इसने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और टोटल 13 मेडल जीते हैं। चौथे स्थान पर हरियाणा और चौथे स्थान पर जम्मू और कश्मीर रहा है, क्योंकि इनके मेडल बराबर रहे हैं। छठवें स्थान पर रहा है दिल्ली, 7वें स्थान पर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, 8वें स्थान पर तमिलनाडु, 9वें स्थान पर मध्य प्रदेश और 10वें स्थान पर केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किन देशों की यात्रा की है? तो उन्होंने नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, इन तीनों देशों की यात्रा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने 19 से 24 मई के बीच में नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा की है। तो आपको पता ही है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। तो इसी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसको उजागर करने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने के लिए उन्होंने इन 3 देशों की यात्रा की है और वहाँ पर बताया है कि भारत ने किस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इन देशों से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन भी मांगा है। तो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, इन तीनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। बात करते हैं नीदरलैंड की। तो दोस्तों, नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्थित है नीदरलैंड। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डिक सूफ। और दोस्तों, इसकी सीमा जर्मनी और बेल्जियम से लगती है। नीदरलैंड को पहले क्या कहा जाता था, इस बात को आप याद रखिएगा। नीदरलैंड को कभी हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डेनमार्क। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, करेंसी है डेनिश क्रोन और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मैटे फ्रेडरिक्सेन। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जर्मनी दिखाई दे रहा है आपको और इसकी राजधानी है बर्लिन। यूरो इसकी करेंसी है और यहाँ के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। दोस्तों, चांसलर उसी प्रकार का पद होता है जिस प्रकार से हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री का पद होता है। ठीक है, तो जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। अगला क्वेश्चन है, पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून को चलने वाली है। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में चेरी का बहुत उत्पादन होता है। तो इस चेरी को मुंबई तक पहुंचाने के लिए एक कार्गो ट्रेन चलेगी, वो चलेगी 3 जून को। तो ये पहली चेरी कार्गो ट्रेन है, तो इसलिए इस आपको याद रखना है। तो इस ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर से चेरी को मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। इस ट्रेन को यात्रा करने में 30 घंटे का समय लगेगा
और इस मालगाड़ी के माध्यम से 24 टन माल जम्मू कश्मीर से मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, चेरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसको कम समय में मुंबई तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेन शुरू की गई है। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं तो भारत में पहली विस्टाडोम सफारी ट्रेन सेवा शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन बना है? अमरावती। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया गया है जापान में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा है इंदौर में। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। चंद्रमा के साउथ पोल का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है सरला एविएशन कंपनी ने। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में। और भारत में जेनरेशन बीटा के पहले बच्चे ने जन्म दिया था आइजोल में, जो कि मिजो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी किसने दी है? तो जो नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी दोस्तों IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आंकड़े जारी किए थे और उसमें ये बताया था कि जो भारत है यह अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम जी, उन्होंने ये जानकारी प्रदान की है। IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो नॉमिनल GDP बताई गई है वो बताई गई है 4.187 ट्रिलियन डॉलर की, जबकि जापान की जो GDP बताई गई है वो बताई गई है 4.186 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, तो मामूली सा अंतर है, लेकिन भारत चौथे स्थान पर है और जापान 5वें स्थान पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी की, तो अमेरिका की इकोनॉमी टॉप पर है, फिर सेकंड नंबर पर है चाइना की इकोनॉमी, तीसरे नंबर पर है जर्मनी और चौथे पर है इंडिया और 5वें स्थान पर है जापान। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर नोट करें। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी पिछले 10 सालों में 105% बढ़ी है। तो 2015 में भारत की जो GDP थी वो थी 2.1 ट्रिलियन डॉलर की, अब कितनी हो गई? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की, यानी 105% की वृद्धि हुई है। अमेरिका की जो GDP है उसमें 66% की वृद्धि और चाइना की में 76% की वृद्धि और जर्मनी की GDP में 44% की वृद्धि और जापान की GDP में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी किस देश की है तो वो है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में किस राज्य के क्राफ्टेड फाइबर्स का उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो अभी हाल ही में PM मोदी जी का मन की बात का 122वां एपिसोड आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने सिक्किम के ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र किया है और यह ब्रांड सिक्किम की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, यह बात उन्होंने कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि PM मोदी जी ने ये कहा है कि जो क्राफ्टेड फाइबर्स है इसकी शुरुआत डॉक्टर चेवोंग नोरबू भूटिया के द्वारा की गई है। अब क्राफ्टेड फाइबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे रेसे होते हैं जिसे इंसान ने विशेष तकनीकी से डिज़ाइन किया होता है। ना तो ये पूरी तरह से नेचुरल होते हैं और ना ये आर्टिफिशियल होते हैं, तो इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, जो क्राफ्टेड फाइबर्स होते हैं उनसे शॉल, स्टॉल, दास्ताने, मोजे और लोकल हैंडलूम बनाए जा रहे हैं। और जो क्राफ्टेड फाइबर्स होते हैं इसमें उस ऊन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है।
बात हुई है यहाँ पर मन की बात की, तो इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को की गई थी और इसका जो पहला एपिसोड था ये ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR पर प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालानी फोनसेका किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो यहाँ पर आप दोस्तों मालानी फोनसेका को देख सकते हैं। तो यह श्रीलंका की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और राजनेता थी, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें श्रीलंकाई सिनेमा की रानी के रूप में जाना जाता था, इस बात को आप याद रखिएगा। उनका निधन 24 मई 2025 को कोलंबो में हुआ है। उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है और वो 2010 में श्रीलंका की संसद की सदस्य भी बनी थी। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, मालानी फोनसेका। बात हुई है श्रीलंका की, तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी कैपिटल है। यहाँ पर आप श्रीलंका की लोकेशन देख सकते हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों, पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, इस बात को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ करके भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल के आयात को लगभग 2 गुना कर दिया है। और आपको याद रखना है कि भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल किस देश से लेता है? रूस से। तो वो जितना भी कच्चा तेल आयात करता है उसका 37.8% रूस से करता है, इराक से 19.1%, सऊदी अरेबिया से 10.4% और अमेरिका से 7.3%। तो इस प्रकार से जो अमेरिका है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अगला क्वेश्चन है, फीवा महिला एशिया कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए मियाओ लीजी और यूको ओगा को एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, जो फीवा है इसका मतलब है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो इसके द्वारा महिला एशिया कप 2025 का आयोजन चाइना में किया जाएगा और चाइना की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं मियाओ लीजी और जापान की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं यूको ओगा। तो इन दोनों खिलाड़ियों को इस एशिया कप के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। जो फीवा महिला एशिया कप 2025 है इसका आयोजन 13 से 20 जुलाई 2025 तक किया जाएगा और इस बार इसका 31वां संस्करण आयोजित किया जाना है। बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो एक टीम में 5 खिलाड़ी कोर्ट पर एक समय में खेलते हैं और विश्व में बास्केटबॉल को नियंत्रित करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन है? फीवा। इसकी स्थापना 18 जून 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मिस स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शेख सऊद बिन अली अल थानी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है जो कि आपके स्टेट PCS, SSC, रेलवे, डिफेंस इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इनफ है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 500। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो GK GS फाउंडेशन ऑनलाइन कंप्लीट बैच है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये CGL, CHSL, MTS, व्यापम, वर्ग 2, SSC GD इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इनफ है। तो इसमें डेली लाइव क्लासेस, फ्री PDF नोट, रिकॉर्डेड क्लासेस ये सभी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में शामिल हुआ है? अल्जीरिया। नई दिल्ली में आयोजित की गई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? 25 मई को। भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल।
छोंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला बनी है, वह किस राज्य से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश। भारत की सांभवी श्रवण क्षीरसागर ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। और जानोस्के कोसोचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। और MPEDA के निदेशक कौन बने हैं? राम मोहन MK। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ATP टूर का अपना 100वां खिताब जीता है? सर्बिया। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम देशों के राष्ट्रीय खेल डिस्कस करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है कि हॉकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से ये भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। कनाडा की बात करें तो आइस हॉकी सर्दियों में और लैक्रोस गर्मियों में इसका राष्ट्रीय खेल है। और दक्षिण कोरिया में ताइक्वांडो, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट, ब्राज़ील में फुटबॉल सॉकर, इंग्लैंड में क्रिकेट, भूटान में तीरंदाजी, स्पेन में सांड युद्ध और अमेरिका का बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है और जापान का जूडो। तो ये नेशनल गेम्स आप ज़रूर नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम था वनचेद्री पाल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर वनचेद्री पाल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य के जंगलों में भारत में पहली विस्टाड्रोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जो कि GK GS की ई बुक है और जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इन सभी टॉपिक को डिस्कस किया गया है। दोस्तों, ऐप पर एक स्पेशल ऑफर है जिसमें 1000 स्टैटिक PDF मिल जाएगी, जिसमें इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, वन लाइनर इन सभी को डिस्कस किया गया है। यानी कि इन सभी की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें ये सभी टॉपिक की जो PDF हैं वो मिल जाएंगी। ऐप पर जाकर के आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इस ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इनफ होंगे। तो आप टेस्ट पास का यूज जरूर करें।